हेलो एवरीवन। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, टेम्पटेशन इज अ फूड जॉइंट इन इंपीरियल मॉल इन बेंगलुरु। इट इज becoming popular among students and working people due to healthy on the go dishes on its menu like paneer wrap, chick- chickpea salad, grilled sandwiches, etc. It has now decided to open two new branches in the parts of Bangalore. Which financial decision has been discussed in the above case? तो यहाँ पे आप देखो कि दो नया ब्रांच ओपन करने वाला है, तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें अब लंबे समय तक के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल वगैरह का भी इंतजाम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके वजह से हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में सोचना है। इसमें जो न्यू ब्रांच ओपन करने का बात किया गया, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अ डिसीजन टू अक्वायर अ न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड एन ओल्ड वन इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि न्यू एंड मॉडर्न, तो स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है, न्यू एंड मॉडर्न प्लांट टू अपग्रेड ओल्ड वन। तो पुराने प्लांट को यहाँ पे चेंज करके अपग्रेड करके नए मॉडर्न प्लांट मिलाना है, तो कौन सा डिसीजन यहाँ पे सही रहेगा? तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि हमारे एसेट से रिलेटेड है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हायर डिविडेंड per share is associated with higher earning cash flow, higher earning high cash flow, unstable earning and higher growth opportunities। नहीं, high earning high cash flow, stable earning and high growth opportunities। नहीं, high earning low cash flow, stable earning, higher growth opportunities। नहीं, high earning high cash flow, stable earning, lower growth opportunities। तो ये बात यहाँ पे सही है कि हायर अर्निंग हाई कैश फ्लो अगर होगा, तो यहाँ पे फिर स्टेबल अर्निंग अगर हो रहा है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फिर कम। तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये 4 पॉइंट्स हैं इसमें। नेक्स्ट है द साइज ऑफ एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपटीशन आर affected by one of the financial decision, state that decision। तो कौन सा डिसीजन यहाँ पे होगा कि साइज ऑफ एसेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपटीशन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी हमने बात किया कि एसेट से रिलेटेड जो भी होगा वो इन्वेस्टमेंट, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि हमें जो वो शेयर्स होते हैं उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना होता है, शेयर का वैल्यू बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द डिसीजन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का या रेसिडुअल प्रॉफिट का बात जहां पे होगा वो डिविडेंड डिसीजन होगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द डिसीजन रिलेटेड टू एक्वायरिंग फंड्स फ्रॉम डेट और इक्विटी। तो अब कहाँ से फंड हमें लाना है, डेट से लाना है या इक्विटी से लाना है? तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आ जाता है हमारा, है ना, कि कहाँ से हमें फंड्स लेके आने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द फर्म आर फ्रॉम मिडिल इनकम ग्रुप एंड ओल्ड एज ग्रुप हु प्रीफर रेगुलर इनकम, देन द फर्म शुड प्रीफर। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा कि अगर मिडिल इनकम वाले हैं या फिर जो ओल्ड एज ग्रुप वाले हैं, तो वो रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो रेगुलर इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इन्हें तो डिविडेंड देना पड़ेगा, ये तो तय है। लेकिन अगर वो रेगुलर अगर मांग रहे हैं, तो इन्हें फिर हाई डिविडेंड हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। लो डिविडेंड अगर देंगे तो वो हमारे कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में चले जाएंगे। नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग आर अफेक्टेड बाय। तो रिटेन्ड अर्निंग किससे अफेक्ट होता है हमारा, इन फाइनेंसिंग डिसीजन से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, डिविडेंड डिसीजन से या कैपिटल स्ट्रक्चर से? तो हमारा राइट आंसर जो है दैट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन की
डिविडेंड डिसीजन में हमारा देखा जाता है कितना रिटेन करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो हमारा डिविडेंड डिसीजन से पता चलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो कौन सा फैक्टर है यहाँ जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता है? क्या कॉस्ट है, क्या रिस्क है, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज? तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करता है। कॉस्ट तो अफेक्ट करेगा, रिस्क भी करेगा, और कैश फ्लो पोजीशन तो डेफिनेटली करेगा। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी से हमारा अफेक्ट नहीं होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन का बात किया जा रहा है जनरली। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर अ गिवन पीरियड एक्सेप्ट आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है? तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो क्या होगा? तो हमारा जो आंसर है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे क्या बोला गया, टेक्स इनटू कंसिडरेशन ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। तो ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग में ही डिफाइन होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Amber Limited has been experiencing a downfall in its popularity due to growing competition. Also, the company does not see any forthcoming viable business expansion opportunities in the near future. So, the management of the company has decided to declare high dividend for the current financial year. Identify the factor related to dividend decision being discussed. तो यहाँ पे आप देखो कि ग्रोथ से रिलेटेड है, ग्रोथ, ग्रोइंग कंपटीशन की वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। नेम द डिसीजन विच अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमें किस तरह से रखने हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल रिस्क को ध्यान में रखा जाता है वो। फिर है हमारा 14th नंबर क्वेश्चन, दैट इज इफ in a particular situation the earning per share falls with the increased users of debt, it indicates that the rate of return on investment is less than the cost of debt। तो यही सही आंसर है हमारा कि यहाँ पे क्या बोला गया, अर्निंग पर शेयर अगर हमारा फॉल कर रहा है विथ इंक्रीज यूज ऑफ डेट, तो अगर अर्निंग पर शेयर ईपीएस हमारा अगर क्या हो रहा है, घट रहा है, किस वजह से, अगर हम ज्यादा डेट अगर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा वो कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट। रिटर्न ही कम है, कॉस्ट ज्यादा है। अब इसको और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे, एक यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो उसमें पूरा का पूरा ईबीआईटी, ईपीएस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। आ जाते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। तो 15th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, when the proportion of debt and equity is such that result in an increase in the value of equity share, that is are said to be optimal। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का बात किया जा रहा है, डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन का बात किया जा रहा है, तो वो तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ही होता है ना। प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा होता है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द बिजनेस। The factor determining the choice of an appropriate capital structure of a company highlighted in the above statement is। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप देखो कि रिस्क का बात किया गया है कि डेट अगर इंक्रीज होता है तो फाइनेंशियल रिस्क हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रिस्क कंसिडरेशन है हमारा, ये जो, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर इज रिस्क कंसिडरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या होता है,
It refers to increase in profit earned by equity shareholder due to presence of fixed financial charges. तो जैसे जैसे हमारा फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। ये भी आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट है which of the following is not a factor affecting capital structure of a company। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा हमारा फैक्टर ऐसा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अभी एक इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग और भी देखे थे। नेक्स्ट है हमारा which of the following statement does not highlight the importance of financial planning। Detailed plan of action prepared under financial planning increase waste, duplication of efforts and gaps in planning। तो यही सही है हमारा यहाँ पे कि ये does not highlight the importance। बाकी क्या है, it helps in forecasting what may happen in the future under different business situation। It provide link between investment and financing decision on a continuous basis। It helps in avoiding business shock and surprises and help the company preparing for future। तो यहाँ पे हमारा ये सही है कि ये हाईलाइट नहीं कर रहा है। डिटेल प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीजेस वेस्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये वेस्ट को इंक्रीज कर देता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है और गैप होता है प्लानिंग में। तो ये हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है which of the following statement is not true with regard to use of fixed capital। तो it affects the long term growth of the business, large amount of funds are involved, the business risk involved is low, the investment decision are irreversible। So C is the right answer, the business risk involved is low। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल में रिस्क इन्वॉल्व जो होता है वो लो तो नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic the restaurant industry faced many challenges। The slowdown led to huge decrease in demand from April 2022। The effect of COVID started reducing, the economy started picking up and a boom was noticed in the restaurant industry। As a result, large amount of working capital was required with increased production and sales। The factor affecting the working capital requirement discussed above is seasonal factor, no, production cycle, no, operational efficiency, no, business cycle, yes। बिजनेस साइकिल यहाँ पे बोला जा रहा है बूम, और बूम का जब भी बात किया गया, ठीक है, बूम डिप्रेशन हमारा बात किया गया तो इन सभी चीजों में बिजनेस साइकिल ही आएगा, बिजनेस साइकिल ही मूव करते रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल डिसीजन अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। ये तो सही है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन ओनली अफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी को अफेक्ट नहीं करता है। सो assertion is true and reason is false। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग कंसर्न नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। तो ये तो गलत बात है कि ट्रेडिंग कंसर्न को फिक्स्ड एसेट्स में लोअर इन्वेस्टमेंट लगाना होता है। अ ट्रेडिंग कंसर्न डज नॉट रिक्वायर टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी। ये सही है कि इसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना नहीं पड़ता है। सो 23 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। एक सेकेंड, ये हमारा इसका जो आंसर है दैट इज ट्रेडिंग कंसर्न नीड लोअर इन्वेस्टमेंट। तो ये तो सही है कि लोअर इन्वेस्टमेंट का जरूरत इसे पड़ता है एंड डज नॉट रिक्वायर परचेज प्लांट एंड मशीनरी, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर 23 का ए हो जाएगा। ठीक है, 22 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी एंड 23 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पिक्टोरियल फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन हियर। तो यहाँ डेट और इक्विटी, तो एक तरह का आपको यहाँ पे तालमेल बिठाया गया है कि डेट कितना इक्विटी कितना है ना, तो एक तराजू टाइप का यहाँ बनाया हुआ है। तो ये तो हमारा फाइनेंशियल लेवरेज में ही होता है कि कितना डेट और कितना इक्विटी चाहिए।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन हियर। तो अब देखो इसके पास पैसे हैं, अब ये सोच रहा है कि हमें क्या करने हैं, है ना। पैसे से हमें करना क्या है ना, गुल्लक में रखना है, घर बनाना है, ये कहीं इन्वेस्ट करना है। तो अब इसमें ये क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो हमारा राइट आंसर, इन्वेस्ट करने का सोच रहा है कि कहाँ पैसा, मेरे पास पैसे हैं, मैं कहाँ लगाऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। चलो, तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। XY Limited is registered with authorized capital of 10 crore. The paid up capital of the company is 6 crore. The company was facing shortage of funds. The manager of the company decided to raise funds by issue of 1 lakh equity shares of 100 each. The issue was fully subscribed. After this, it was realized that the funds raised were in excess of the actual requirement. Identify and define the concept which was not considered by the company before deciding the amount of fund to be raised. तो इसने पहले कुछ सोचा ही नहीं और डायरेक्ट फंड रेज कर दिया है। तो जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा का ये इसने रेज कर दिया है, तो कुछ सोचा ही नहीं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट ये मिस कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट इसने मिस किया और इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, ये होता क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर ऑपरेशन, कि हमें फ्यूचर में करना क्या है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसी क्वेश्चन का मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, आइदर 4 मार्क्स का आ जाएगा या फिर 6 मार्क्स का आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है। तो अब देखो क्या बोला गया कि स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड wants to raise fund for 40 lakh for its new project। तो सबसे पहला फंड कितना रेज करना चाह रहा है, ये 40 लाख रेज करना चाह रहा है। The management is considering the following mix of debt and equity to raise this amount। तो ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डेट और इक्विटी। तो यहाँ पे एक मिक्स दोनों का किया जा रहा है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। 3 केस यहाँ पे दे रखा है कि इक्विटी और डेट हमारा क्या क्या होगा। तो अब देखो 3 अल्टरनेटिव, 1, 2 और 3, ये 3 अल्टरनेटिव दे रखा है। पहले केस में हमारा क्या है कि 40 लाख इक्विटी से लेके आ रहा है और डेट से लेके आ रहा है कितना, डेट से कुछ भी नहीं लेके आ रहा है। तो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से ही लेके आ रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या कर रहा है, वो 30 लाख लेके आ रहा है इक्विटी से और 10 लाख डेट से। देखो टोटल अमाउंट यहाँ पे इसको रेज करना है 40 लाख। तो ये 40 लाख पहले केस में पूरा का पूरा इक्विटी से ही लेके आ गया। दूसरे केस में दोनों का मिक्स किया, इक्विटी से 30 एंड डेट से 10 लाख। और थर्ड केस में कि इक्विटी से ही 10 और डेट से 30। आगे बोला जा रहा है कि अदर डिटेल आर एज फॉलोज। इंटरेस्ट रेट ऑन डेट, अगर डेट से पैसा रेज करेगा तो 9% इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दे रखा है। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 100 ईच, अगर इक्विटी से यहाँ पे पैसे रेज करेंगे तो इक्विटी शेयर, एक शेयर का जो प्राइस है दैट इज 100। टैक्स रेट 30% दे रखा है। ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमारा दे रखा है 8 लाख। ठीक है, अंडर विच ऑफ द 3 alternatives will the company be able to take advantage of trading on equity। तो तीनों में से कौन से केस में कंपनी को ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या हो जाता है कि मिक्स इक्विटी के साथ डेट का इंक्लूजन करना है, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आगे आते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विथ इंक्रीज इन डेट। क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा राइज करेगा अगर डेट को बढ़ाएंगे तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखो आप ध्यान से देखो, पहले अल्टरनेटिव 1 पे चलते हैं हम लोग। तो अल्टरनेटिव 1 में क्वेश्चन जो रेड में आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, कि इक्विटी है हमारा 40 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, जितने पैसे का जरूरत था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जरूरत था, तो वो तो तीनों केस में 40 लाख का ही जरूरत था। तो पहले वाले केस में 40 लाख से वो पूरा का पूरा इक्विटी ही 40 लाख से लेके आ गया, वो डेट से एक भी रुपया नहीं लेके आया है।
तो हमारे केसेस में क्या दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 8 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट लेस करेंगे यहाँ पे, तो डेट हमारा है ही नहीं, तो डेट से पैसे रेज ही नहीं किए हैं, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं जाएगा। तो हमारे पास फिर बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स 8 लाख बच गया। ठीक है, टैक्स अब किस पे लगेगा, 8 लाख पे टैक्स लगेगा डेट इज 30%। तो 8 लाख का 30% आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, ये आ गया 2,40,000। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा बचा, दोनों को माइनस करने पे हमारा बच रहा है 5,60,000। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है, तो अर्निंग पर शेयर का मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ शेयर का मतलब क्या, टोटल पैसे जब ये 40 लाख इक्विटी से ही आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि एक शेयर का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है वो 100 होगा, तो डिवाइड कर देंगे 40 लाख डिवाइडेड बाय जितना भी इक्विटी होगा उसको हम लोग यहाँ से 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। यानी कि इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज 2,40,000, 2,40,000 एंड डिवाइडेड बाय 40,000। कैसे 40,000 आया, ये मैंने आपको बताया कि इक्विटी से पूरा पैसा रेज किया गया, और डिवाइड करेंगे एक शेयर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो एक शेयर का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे हमारा डिवाइड कर देंगे कि नंबर ऑफ शेयर, टोटल शेयर कितना हुआ होगा, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 40,000 शेयर्स यहाँ पे इशू किए गए होंगे। तो 40,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशू किए गए, तो डिवाइड कर देंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 5,60,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा 5,60,000 है, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये हमारा आ जाएगा 14। ये जो है अर्निंग पर शेयर हमारा कितना आ गया, 14 आ गया पहले केस में। दूसरे केस में देखते हैं कि 30,000 इक्विटी से और 10,000 डेट से, कैपिटल एम्प्लॉय टोटल तो 40,000 हो रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सभी केसेस में हमारा 8 लाख ही, 8 लाख ही। अब इंटरेस्ट इस पे कितना लगेगा, तो 9%, डेट का इंक्लूजन हुआ है यहाँ पे, तो डेट का इंक्लूजन 10 लाख का हुआ है, तो 10 लाख का 9% जो हो गया डेट इज 90,000, तो यहाँ पे 90,000 का इंटरेस्ट लग गया। अब हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स जो बचा वो कितना बचा, 7,10,000। देखो पहले केस में पूरा का पूरा 8 लाख बचा था, क्योंकि डेट का इंक्लूजन हुआ ही नहीं था, तो इंटरेस्ट वहां पे घट ही नहीं रहा था। यहाँ पे इंटरेस्ट घटेगा, तो घटने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है डेट इज 7,10,000। अब टैक्स किस पे लगेगा, अब 7,10,000 पे टैक्स लगेगा 30%, तो ये आ गया 2,13,000। ठीक है, पिछले बार में पहले केस में क्या हुआ था, पूरा का पूरा 8 लाख पे लगा था 30%, अब यहाँ पे 7,10,000 पे ही 30% लग रहा है। तो अब हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स बच गया 4,97,000। फिर से वही हम यहाँ पे दोहराएंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स डेट इज 4,97,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, तो इक्विटी से आप देखो कि इक्विटी से 30,000 रेज किए जा रहे हैं, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पे 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 30,000। तो यहाँ पे अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 30,000 से, 4,97,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट दैट इज 16.57। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे 16.57 हमारा मिलेगा शेयर होल्डर को। देखो यहाँ पे हमने डेट इंक्लूड नहीं किया, तो शेयर होल्डर को 14 रुपीज मिल रहा था एक शेयर पे, एक शेयर पे 14 रुपीज मिल रहा था। अभी यहाँ पे एक शेयर पे कितना मिल रहा है, डेट इंक्लूड किया हमने, देखो यहाँ पे डेट इंक्लूड नहीं किया गया तो कम हुआ, और यहाँ पे डेट इंक्लूड किया हमने 10 लाख का डेट इंक्लूड कर दिया, तो हमारा 16.57 बढ़ गया अर्निंग पर शेयर। एक और केस देखते हैं, इसमें थर्ड केस में क्या बोला कि इक्विटी अब कम यूज किया जा रहा है, 10 लाख का इक्विटी यूज किया जा रहा है और 30 लाख का डेट यूज किया जा रहा है। टोटल पैसे का जरूरत था 40 लाख, 40 लाख में से 30 लाख डेट है और 10 लाख इक्विटी है। तो अब यहाँ पे देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये तो 8 लाख ही हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 30,000 पे, जितना डेट इंक्लूड हुआ है, तो 30,000 पे इंटरेस्ट 9% से लग रहा है, तो यहाँ पे 9% दे रखा है ना हमारा डेट पे, तो 9% से इंटरेस्ट लग रहा है, तो 9% क्या आ गया, 30 लाख का 9% 2,70,000। अब माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा अर्निंग
बिफोर टैक्स, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 5,30,000। अब टैक्स किस पे लगेगा, 5,30,000 पे टैक्स लगेगा। तो 5,30,000 पे हमारा 30% का टैक्स लगा, डेट इज 1,59,000। अब ये 1,59,000 जो हुआ हमारा टैक्स हुआ, ये किस पे लगा, ये 5,30,000 पे। प्रीवियस आप देखो पहले 8 लाख पे लगा, क्योंकि इसमें तो इंक्लूजन ही नहीं था, इसमें इंक्लूजन था डेट का, तो 7,10,000 पे। अब हमारा कितने पे टैक्स लग रहा है, 5,30,000 पे। तो देखो टैक्स भी हमारा कम हो रहा है। अगर आप इसको प्रॉपर एनालाइज करोगे तो जैसे जैसे हम डेट का इंक्लूजन करते हैं टैक्स भी हमारा घट जाता है। डेट को इंक्लूड किया तो टैक्स भी घट गया, और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। यहाँ अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा आ गया 3,71,000। अब इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्विटी का अमाउंट जो है वो 10 लाख है, तो 10 लाख को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक शेयर 100 रुपीज का है। तो 10 लाख बाई 100 10,000। तो अब हमारे यहाँ पे आ गया अर्निंग पर शेयर 3,71,000 डिवाइडेड बाई 10,000। 10,000 कैसे आया, 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो ये 10,000, 3,71,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो आंसर आ गया हमारा कितना, 37.10। अब यहाँ पे आप देखो कि तीनों केस में अगर हमने डेट को इंक्लूड किया तो अर्निंग पर शेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें यही पूछा जा रहा था कि अगर हम डेट का इंक्लूजन करेंगे तो डेट के इंक्लूजन से हमारे कौन से केसेस में ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा। तो थर्ड अल्टरनेटिव में हमारा कंपनी जो है, द कंपनी विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज कहाँ मिल रहा है, तो थर्ड केस में मिल रहा है। जितना हम ज्यादा डेट का इंक्लूजन करें तो वहां पे हमारा क्या हो रहा है कि फायदा मिल रहा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि क्या हर बार अगर हम डेट कंक्लूजन करेंगे तो हमें ऐसे ही फायदे मिलेंगे, क्या अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, अगर हम डेट कंक्लूजन करते हैं तो क्या अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा हर बार। तो दूसरे का आंसर है नो, अर्निंग पर शेयर जो है हमारा हमेशा नहीं बढ़ेगा, है ना, डज नॉट ऑलवेज राइज विथ इंक्रीज इन डेट। क्यों, क्योंकि इट rises only when the cost of debt is lower than return that company is earning on funds employed। अब जैसे इसमें क्या बोला गया, तो देखो एक फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो अर्निंग यहाँ पे हमारा ईबीआईटी दे रखा था क्वेश्चन में 8 लाख, टोटल इन्वेस्टमेंट बोल रखा है जो कैपिटल एम्प्लॉयड था 40 लाख, तीनों केस में सेम ही था ये दोनों चीज। तो डिवाइड किए तो हमारा आ रहा है 20%, और इंटरेस्ट दे रखा था कितना, 9%। इंटरेस्ट कितना दे रखा था, डेट पे 9% इंटरेस्ट दे रखा था। तो 20% इज ग्रेटर देन 9%, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, यानी कि कॉस्ट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब तक हमारा इंटरेस्ट से या कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी तक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें फायदा देगा, यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। लेकिन अगर ये उल्टा केस हो गया, अगर इंटरेस्ट मान लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा 25% इंटरेस्ट अगर रहता और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% ही रहता, तो हमारा फिर फायदा नहीं देता, अर्निंग पर शेयर उल्टा घट जाता, जैसे जैसे हम डेट को इंक्लूड करते अर्निंग पर शेयर हमारा घट जाता। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि कब हमारा बढ़ेगा कब घटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारा स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है इससे कि हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, यानी अर्निंग पर शेयर बढ़ाएगा या फिर अर्निंग पर शेयर घटाएगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन ना 4 मार्क्स का था, ये 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है एक तो आपका ये 6 मार्क्स में भी आ सकता है या 4 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये अधिकतर क्वेश्चंस आते ही हैं, है ना। तो ऐसा देखा गया प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे 2 केस है बुक से, आप 2 केस को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे बता दिया और दूसरा भी आसान ही है क्योंकि प्रोसीजर सेम चलते हैं, बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दूसरे में क्या हो जाता है, कम हो जाता है इंटरेस्ट से, यहाँ पे ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोनिशा Consumer Goods is leading consumer goods chain with a network of 46 stores primarily across Mumbai, Delhi and Pune. It was started by Monisha Gupta in 1987. It has a large market share in Mumbai
Delhi, and Pune. Looking for an opportunity to expand, it has decided to open a new branch in Kerala. It has decided it has to decide on what new resources it will invest so that it is able to earn the highest possible return for its investor. Once the company believes that it will be able to generate high revenue and profit, it has also it also has to decide on how this project will get funded. तो अभी इतना ही से दो चीजें हमें पता चल गई। क्या क्या पता चली? अब देखो यहाँ पे एक बोल रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और दूसरा बोल रहा है कहाँ पे कैसे हम फंड करेंगे। आगे देखते हैं। द फाइनेंस मैनेजर अतुल वाज टोल्ड to have optimal capital structure by striking a balance between various sources of getting project funded so as to increase shareholders wealth, shareholders के wealth को बढ़ाना। Atul, after assessing the cash flow position of the company, evaluated the cost of different sources of finance and compared the risk associated with each sources as well as the cost of raising fund। आगे अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें स्टेट द टू फाइनेंशियल डिसीजन डिस्कस्ड इन द अबव सिचुएशन। तो दो फाइनेंशियल डिसीजन जो ऊपर डिस्कस किया गया, तो मैंने आपको बताया भी, एक तो यहाँ पे इन्वेस्ट और दूसरा गेटिंग फंडेड। तो दो डिसीजन आ रहा है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक फाइनेंशियल डिसीजन। एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ईच ऑफ द डिसीजन दैट स्टिल हैव टू बी कंसीडर्ड बाय फाइनेंस मैनेजर। कि अब यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं ये डिसीजंस को अफेक्ट करेंगे, तो किन्हीं दो का दोनों में हमें बताना है। आ जाते हैं, तो इसका आंसर ये होगा, आप डिटेल में आप देख सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको बताया क्योंकि इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, और फाइनेंसिंग डिसीजन की कहां से फंड होगा। इसके दो फैक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट और रेट ऑफ रिटर्न। कि कैश फ्लो क्या है प्रोजेक्ट का, है ना, कि इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा, कितना यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना मिलेगा। ठीक है, द रेट ऑफ रिटर्न प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। इफ two projects are same risk class, the project having higher rate of return will be selected। नेक्स्ट यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। तो काफी सारे हैं, यहाँ पे मैंने दो इंक्लूड किया है, एक रिस्क हो गया, एक फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। तो रिस्क को ध्यान में रख के भी हम लोग यहाँ पे करते हैं कि अगर हम जितना डेट का इंक्लूजन करेंगे रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद फ्लोटेशन कॉस्ट, तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा इक्विटी में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस कर ली। तो और इसमें काफी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आई थिंक ओवरऑल आ ही चुके हैं। तो अगर आपको और भी कहीं डाउट हो तो आप क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, और कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।